सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद गुंजन अनुराग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इस प्रीएम्बल से जुड़े कुछ फैक्चुअल और कुछ इंटेलेक्चुअल बातों पे डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए जल्दी से इस प्रीएम्बल को रिवाइज करते हैं और इस वीडियो के मेन पार्ट पर आ जाते हैं। सो गाइज, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज: We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure all its citizens social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो दोस्तों, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को रिवाइज करने के बाद चलिए अब हम लोग वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि प्रीएम्बल दिखता जरूर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में, लेकिन इसे लिखा गया है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद। 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक की थी और उसके ठीक 3 दिन बाद 12 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक इंट्रोडक्शन में इस प्रीएम्बल का ब्लूप्रिंट दे दिया था, जिसे आगे चलकर हम लोग एम्स और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को और यही एक सोर्स है जो आगे चल के प्रीएम्बल बनाता है। तो चलिए अब हम लोग प्रीएम्बल में लिखे कुछ वर्ड्स और लाइंस को समझते हैं। सो द फर्स्ट लाइन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर वी द पीपल दर्शा रहा है कि जो पावर का स्रोत है वो कोई और नहीं, हम आप जैसे जनता है। इट इज शोइंग दैट द कंट्री इज रूल्ड बाय इट्स इंडिजिनस पीपल, दैट मीन्स इट इज रूल्ड बाय द सॉइल। इसी को लॉ की लैंग्वेज में ऑटोक्थोनी भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट 3 वर्ड्स आर सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये तीनों वर्ड्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थे और इसका अपना सिग्निफिकेंस है, लेकिन सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं थे, जिसे ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सारे वर्ड्स को समझते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज सोवरेन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी? दोस्तों, सोवरेनिटी का मतलब होता है दैट आवर कंट्री इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस बाय एनी एक्सटर्नल पावर। मतलब हमारा देश किसी भी विदेशी शक्ति से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है, चाहे हमारी लॉज हो, पॉलिसीज हो, रिफॉर्म्स हो, अमेंडमेंट्स हो, प्रोसीजर्स हो, कुछ भी हो, हमारा देश एक्सटर्नल पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो दोस्तों, अब मेरा एक सवाल होगा आपसे कि हम इतने देर से चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, तो क्या इंडियंस भी सोवरेन है? मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं, सोचिए इस पर। जी नहीं दोस्तों, हम लोग सोवरेन नहीं हैं। हम इसलिए नहीं है सोवरेन क्योंकि हम किसी ना किसी कानून से बंधे हुए हैं और हम सोवरेन उस वक्त हो जाते हैं जिस वक्त हम लोग वोटिंग करने लगते हैं, जिस वक्त हम लोग इलेक्शन में पार्ट करने लगते हैं। उस वक्त हम इसलिए सोवरेन होते हैं कि उस वक्त कोई भी पावर हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और दोस्तों, इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी और इस वर्ड के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि आप बचपन से इस वर्ड को सुनते आ रहे हैं और इसकी डिफिनीशन जो कि अब्राहम लिंकन ने दी थी उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें हम अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो हमारे हित में डिसीजंस लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है रिपब्लिक और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो वर्ड है जो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप होने से बचाता है। इट इज द वर्ड विच लिमिट्स द अनलिमिटेड पावर ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट।
ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की अनलिमिटेड पावर्स को लिमिट करता है, उन्हें बताता है कि आपसे भी बड़ा कानून है। इसी को लॉ की लैंग्वेज में लेक्स रेक्स कहते हैं, मतलब लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, कानून राजाओं का भी राजा है। इसी का एक और डिफिनीशन कुछ बुक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा रहता है हेड ऑफ द स्टेट इज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। मतलब हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि एक कोई ऐसा पोजीशन जिसमें एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन आ सकता है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जो पावर का स्रोत है वो कोई और नहीं, हम जनता ही हैं। चलिए अब उन वर्ड्स को समझने के बाद जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहले से थे, अब उन वर्ड्स को भी समझ लेते हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं थे और जिसे ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो दोस्तों हमारा पहला वर्ड है सोशलिस्ट। सोचते हैं इस वर्ड को डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला? क्या देश उस वक्त सोशलिस्ट नहीं था? जी नहीं दोस्तों, देश सोशलिस्ट था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस बात को इसलिए नहीं डालना चाहते थे क्योंकि उस वक्त देश दुनिया में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म छाया हुआ था और उन्हें डर था कि अगर इस बात को अगर लोगों के सामने लाया गया तो लोग इस बात को मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से रिलेट कर देंगे, जो कहता है कि रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, सभी में बराबरी का रिसोर्सेज बांटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज हैं और 5 लोग हैं तो सभी लोगों को 2 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जो डिफिनीशन थी सोशलिज्म की वो कुछ और ही थी। वो उनकी खुद की ब्रांड ऑफ सोशलिज्म थी जिसे गांधीयन सोशलिज्म कहा जाता है। वो कहती है वी विल नॉट गिव इक्वल रिसोर्सेज टू एवरीवन बट वी विल गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट रिसोर्सेज। मतलब हम लोगों को बराबरी का रिसोर्सेज नहीं देंगे, लेकिन बराबरी के अवसर देंगे उस रिसोर्सेज को पाने के लिए। इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट वर्ड को यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज कर दिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वाओ माय फ्रेंड्स, उन्होंने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं हुआ और उन्होंने लोगों के सामने सोशलिज्म का डिफिनीशन भी ला दिया। अब आप लोग पूछेंगे तो इंदिरा गांधी ने क्यों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया? तो दोस्तों मेरे ओपिनियन में मुझे इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं नजर आता, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के लिए ऐड किया गया था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। समझते हैं क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने सेकुलर वर्ड ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया। क्या इस वर्ड का उस वक्त एग्जिस्टेंस नहीं था? क्या देश उस वक्त सेकुलर नहीं था? क्या हम इंडियंस उस वक्त सेकुलर नहीं थे? जी नहीं दोस्त, हमारा देश उस वक्त सेकुलर था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस वर्ड को इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इस वर्ड को वो इस्तेमाल करेंगे तो देश की जनता इस वर्ड को वेस्टर्न सेकुलरिज्म से जोड़ देगी, जो कि कहता है कि स्टेट एंड रिलीजन आर पार्टनर्स बट नो वन कैन इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर। स्टेट रिलीजन पार्टनर तो हैं, लेकिन एक दूसरे के मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की सेकुलर की डिफिनीशन तो कुछ और ही कहती है। वो कहते हैं कि स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन एंड गिव एवरीवन रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। स्टेट के पास कोई रिलीजन नहीं है और आप लोगों को वो आपकी मनपसंद रिलीजन देने को तैयार हैं। इसी को लॉ में कहा जाता है एम्बीवैलेंस। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 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 कोई व्यक्ति अपना रिलीजन यूज कर रहा है एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस के लिए या किसी और के रिलीजन को डिस्टर्ब करने के लिए, तो स्टेट उसको पनिश कर सकता है। इसी को कहा जाता है लॉ में वॉचफुल एम्बीवैलेंस। तो दोस्तों इस वजह से उन्होंने सेकुलर वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल कर दी थी, दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। वाह माय फ्रेंड्स, उन्होंने बिना लोगों को कंफ्यूज किए अपनी बात भी रख दी और लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दी। अब आप लोग हमसे पूछेंगे कि क्यों इंदिरा गांधी ने तब सेकुलर वर्ड को इस्तेमाल किया प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो माय फ्रेंड्स मेरा आंसर है कि मेरे हिसाब से उन्होंने सिर्फ इसको ऐड किया एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए, ना कि किसी भी फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज द एपिटोम ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। और इसी जस्टिस के लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया,
ताकि लोगों को उसकी राइट्स मिल सके, लोगों के साथ न्याय हो सके। तो दोस्तों हमारा अगला वर्ड है फ्रैटर्निटी। व्हाट डज इट मीन्स? It means it gives identity to each and every individual and each and every individual have some dignity। मतलब ये इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी देता है और डिग्निटी देता है टू लिव एज अ सिविलाइज्ड पर्सन इन द सोसाइटी। तो दोस्तों हमारे प्रियम्बल के आखिरी कुछ लाइन है, डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि हम लोगों के पास ही असली पावर है, हम जनताओं के पास ही असली पावर है। ये ऑटोक्थोनी को दर्शा रहा है माय फ्रेंड्स। ये दर्शा रहा है कि द कंट्री इज रूल्ड बाय इट्स इंडिजिनस पीपुल, द कंट्री इज रूल्ड बाय इट्स सॉइल। तो दोस्तों मैंने इस प्रियम्बल को आप लोगों के सामने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये लेक्चर देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए चलते हैं गाइज, सी या, हैव अ गुड डे, टाटा, गुड बाय।